अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला आ चुका है। 25 लोगों को सजा सुना दी गई है। ये ऑलरेडी आप सुन चुके होंगे, लेकिन इससे आगे अब मजीद किन लोगों को सजा सुनाए जाने का इम्कान है, इस पे बात करेंगे और तफसीलन आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, कल मौलाना फजल रहमान और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या क्या एक दूसरे से गिले शिकवे किए गए, वादे वईद किए गए और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, इस पे भी बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कुछ अरसा खामोश रहने के बाद अब दोबारा से रिमार्क्स देना शुरू हो गए हैं। इसकी तफसीलात और किस सिलसिले में ये रिमार्क्स दिए गए हैं, तफसीलन इस पे भी बात होगी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे, जर्मनी के शहर में क्रिसमस मार्केट में एक सऊदी शहरी ने गाड़ी दौड़ा दी है। उसकी तफसीलात क्या है, वो सऊदी शहरी का पस मंजर और बैकग्राउंड क्या है, इस पे भी तफसीलन बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से। ये आपके इल्म में है, आज ISPR की तरफ से बाकायदा उनकी तफसीलात शेयर कर दी गई हैं और उसके साथ साथ ये भी कि उनके जो जराइम हैं वो क्या थे और उनको सजा कितनी कितनी मिली है, ये बता दिया गया है। लेकिन आपको अगर पता हो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मामला काफी अरसे से रुका हुआ था, अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मशरूत इजाजत दी है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो ट्रायल जिनके कंक्लूड हो चुके हैं वो सजा सुना सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको सजा अगर 1 साल की हुई है तो वो 1 साल से ज्यादा मिलिट्री कस्टडी में रह चुके हैं और सजा भुगत चुके हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले ना होने की वजह से अभी तक मिलिट्री की कस्टडी में थे। तो ये एक बहरहाल अच्छा फैसला था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ताहम हमने देखा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्रिटिसाइज भी किया गया और ये कहा गया कि ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। हालांकि अगर माजी को देखा जाए तो ये PTI के अपने दौरे हुकूमत में जो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल हुआ था कुछ दहशतगर्दों का, पेशावर हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ जो मिलिट्री जो ट्रायल था उसके खिलाफ फैसला दिया, तो PTI की हुकूमत ने उसको चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये जो दोहरा म्यार है PTI की तरफ से, ये आज से नहीं है, ये माजी में भी इसी तरह चलता रहा। जिस काम को ये अब गलत कह रहे हैं, माजी में ये इसका दिफा करते रहे हैं, और जिस काम को माजी में ये जिसका दिफा करते रहे हैं अब उसको गलत कहते हैं। बहरहाल इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का मैं समझता हूं कि ये जो फैसला दिया गया है ये उन लोगों की भी भलाई है जो बेगुनाह जो इस जेलों में पड़े थे, खासतौर के ऊपर जो मिलिट्री कस्टडी में थे, एटलीस्ट जिनकी सजा 1 साल थी या उससे कुछ ज्यादा थी, वो अब घरों को जा सकेंगे। और जिनकी 2 साल भी है तो वो भी अब जमानतें जिनको अभी दी गई है वो भी अब जमानतों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो ट्रायल मशरूत किया गया है कि इसको फाइनल जो इसका डिसीजन है वो जनवरी में दिया जाएगा, मैं समझता हूं कि ये एक बेहतर और इसके आगे प्रिंसिपल सेट हो जाएंगे। एक बाकायदा डेडलाइन मुकर्रर कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि किन बुनियादों के ऊपर कौन कौन सी रेड लाइन है जिसके ऊपर अगर ये इस तरह कोई हमलावर होता है या कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। तो ये वंस एंड फॉर ऑल अगर ये सेटल हो जाता है मामला, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई वो नहीं होगा, प्रेसिडेंट नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट इसका आगे फैसला देगा जनवरी में। बहरहाल जो ISPR की तरफ से अब प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके मुताबिक 25 लोगों को सजा सुना दी गई है। प्रेस रिलीज में जो एक बड़ा अहम जो एक जुमला लिखा गया वो ये है कि जो 9 मई के मास्टरमाइंड हैं, असल जब तक उनको सजा नहीं होती तब तक जो है वो इसका वो नहीं हो सकता। सजाओं का ऐलान भी वो कह रहे हैं जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये जो मास्टरमाइंड है और उसको जब तक ये सजा नहीं होती तब तक ये इसका जो गुमराहकुन और तबाहकुन जो वो है इसका खात्मा नहीं किया जा सकता। जो तफसीलात शेयर की गई हैं ISPR की तरफ से जिनका ट्रायल कंक्लूड होने के बाद उनको सजा हुई है, पहले नंबर पे जो मुलविस जो मुलजिम थे जान मोहम्मद खान वलतूर खान, इनको 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। फिर दूसरा जिना हाउस के ही हमले में मुलविस थे मोहम्मद इमरान महबूब वल्द महबूब अहमद, इनको भी 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। तीसरे नंबर पे GHQ हमले में मुलविस थे राजा मोहम्मद एहसान वल्द राजा मोहम्मद मकसूद, इनको भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। चौथे नंबर पे पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में जो मुलविस थे रहमतुल्लाह वल मंजूर खान, उनको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। फिर 5वें नंबर पे PAF बेस मियांवाली हमले में मुलविस थे अनवर खान वल्द मोहम्मद खान, इनको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। फिर 6ठे नंबर पे बन्नू कैंट जो हमले में मुलविस थे मोहम्मद आफाक खान वल्द M इशफाक खान, इनको 9 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है।
7वें नंबर पे चकदरा किला के हमले में जो मुलव्विस थे दाऊद खान वल्द अमीर जेब, उनको 7 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। 8वें नंबर पे जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस फहीम हैदर वल्द फारूक हैदर, इनको 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। फिर 9वें नंबर पे मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में जो मुलव्विस थे जाहिद खान वल्द मोहम्मद खान, उनको 4 साल कैद सुनाई गई है। फिर 10वें नंबर पे पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस थे यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज, इनको 2 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस अब्दुल हादी वल्द अब्दुल कयूम को 10 साल कैद बामुशक्कत। 12वें नंबर पे जिनाह हाउस में हमले में मुलव्विस अली शान वल्द नूर मोहम्मद, उनको 10 साल। फिर 13 नंबर पे जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस दाऊद खान वल्द शाद खान, इनको भी 10 साल। GHQ हमले में मुलव्विस उमर फारूक वल्द मोहम्मद साबिर को 10 साल। PAF बेस हमले में मुलव्विस बाबर जमाल वल्द मोहम्मद अजमल को 10 साल कैद बामुशक्कत। 16वें नंबर पे जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस मोहम्मद हाशिर वल्द ताहिर बशीर, इनको 6 साल कैद बामुशक्कत। जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस मोहम्मद आशिर खान वल्द नसीब खान को 4 साल कैद बामुशक्कत। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस खुरम शहजाद वल्द लियाकत अली को 3 साल कैद बामुशक्कत। उसके बाद जो 20वें नंबर पे है पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस सईद आलम वल्द माजुल्ला खान को 2 साल कैद बामुशक्कत। 21वें नंबर पे ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्विस लाइक अहमद वल्द मंजूर अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत। 22 नंबर पे जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस अली इफ्तिखार वल्द इफ्तिखार अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत। 23वें नंबर पे जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस जियाउर रहमान वल्द आजम खुर्शीद को 10 साल कैद बामुशक्कत। 24वें नंबर पे पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस अदनान अहमद वल्द शेर मोहम्मद को 10 साल कैद बामुशक्कत। और 25वें नंबर पे पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस शाकिरुल्लाह वल्द अनवर शाह को 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है। तो इसमें जो ज्यादातर लोग हैं उनको 10 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है, कुछ को 9 साल, कुछ को 6 साल, फिर 4 साल और 2 साल ये कैद सुनाई गई है। कुछ ऐसे हैं जिनको 1 साल की कैद सुनाई गई थी, वो तो ऑलरेडी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि वो अब उनको रिहा कर दिया जाएगा। बाकी जिनकी कम से कम सजाएं यानी 2 साल, वो तो 19 माह ये अभी काट चुके हैं कैद, तो ये ऑलरेडी अपनी जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हाई कोर्ट से उनको जमानत भी शायद वो मिल जाए। उसके अलावा जो बाकी 4 साल वाले हैं उनको भी कुछ टाइम के बाद ये इस तरह की जमानत जो है वो मिल सकती है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बिल्कुल अच्छा वो किया गया था। ताहम अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फाइनल डिसीजन आता है उसमें क्या क्या जो रूल्स और इस हवाले से वो जो वो है वो मेयार मुकर्रर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि किस किस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता है। ताहम मैं समझता हूँ कि ये जो इसी प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन व कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि ये तो जितने भी हैं ये आम वर्कर्स हैं जिनको सजा सुनाई गई है, इसमें कोई भी PTI की जो लीडरशिप से कोई नहीं है जिनको सजा सुनाई गई हो। तो इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ अपने जराये से बात की और उनसे पूछा कि जो बाकी कैद हैं जो PTI के जिसमें लीडरान भी शामिल हैं उनको कब सजा हो सकती है। तो मेरी इतला के मुताबिक जो नेक्स्ट फेज होगा, जो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल कंक्लूड होना है उसमें PTI के जो 2nd टियर 3rd टियर के जो लीडर्स गिरफ्तार हैं उनकी भी सजा जो सुनाए जाने के हवाले से ये तवक्को की जा रही है, जिसमें हसान नियाजी और दीगर जो PTI के कुछ रहनुमा गिरफ्तार हैं उनकी सजा सुनाए जाने के हवाले से जो मेरे जराये ये दावा कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट फेज में सुनाई जाएगी। बहरहाल इस हवाले से अब देखना ये होगा कि जो सिविलियन अदालतों में जब ये मामला जाता है तो वो उसका क्या बनेगा, क्योंकि ये हमने देखा है कि माजी में भी इस तरह इवन ये आपको याद होगा कि एक मिलिट्री जनरल थे जावेद इकबाल और उसके साथ साथ जो ब्रिगेडियर थे राजा रिजवान गालबन उनका नाम था, उनको सजा सुनाई गई थी। तो जो जनरल थे जावेद इकबाल उनकी तो सजा माफ हो गई थी, लेकिन जो ब्रिगेडियर थे उनको सजाए मौत हुई थी, लेकिन वो चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में और अभी तक सजाए मौत के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और अभी तक हाई कोर्ट में ही मामला पेंडिंग है। तो ये जो जब ये सिविलियन अदालतों में आ जाता है, मिलिट्री में तो ये जो ट्रायल है, एक तो ये जो सवाल उठाया जाता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में शायद कोई इंसाफ का कत्ल होता होगा, और इस हवाले से ये भी दिफा लिया जा रहा है PTI की तरफ से कि जस्ट इन मुल्ज़मान की स्टेटमेंट ली गई और
उन्हीं से ही ये फैसले सुनाए गए हैं, उन्हीं स्टेटमेंट की बुनियादों के ऊपर। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि ये ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी वीडियोस ना सिर्फ ये कि उस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट होती रही, बल्कि उस टाइम तो पीटीआई खुद इसको बड़ा प्राउडली वो पेश करती थी। तब उनको शायद इसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा नहीं था। इवन इसी में ही जिनको सजा हुई है, हाशिर दुरानी, उनके हवाले से जो आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह वो जब जिनाह हाउस के ऊपर हमला आवर हुए पीटीआई के जो वर्कर्स थे, किस तरह फखरिया अंदाज में वो ऐसे कि वो उन्होंने एक किला फतह कर लिया। तो ये सिर्फ जस्ट एक स्टेटमेंट्स नहीं थी, बल्कि वीडियो एविडेंसेस थे, उसके अलावा वॉइस नोट्स, बाकी दीगर जो डाटा था, कॉल जो सीडीआर थी, और उसके साथ साथ जो वीडियोस और उसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेजेस, इन तमाम शवाहिद की बुनियाद के ऊपर इनका फैसला सुनाया गया, ना कि सिर्फ इनके जो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट वो दी गई है उसकी बुनियाद के ऊपर हुआ है। और ये जो बुनियादी तौर पे इनका जब ये चैलेंज भी होता है अदालतों में, तो उसके हवाले से ये तमाम तर ये चीजें देखी जाती हैं कि कहीं इंसाफ का कत्ल तो नहीं हुआ, कहीं इनका जो ट्रायल का प्रोसेस था वो फेयर तरीके से हुआ है या नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता कि बस वो एक सजा सुनानी है तो वो सुना दी जाती है, बाकायदा पूरा एक उसका जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है, जिस तरह सिविलियन कोर्ट्स में होता है। हाँ, ये होता है कि जिस तरह सिविलियन कोर्ट में एक पेशी हुई, उसके फिर 6 महीने की एडजर्नमेंट ले लेते हैं वकला, ये नहीं होता जो मिलिट्री कोर्ट में। वहां पे जो कंटिन्यूअसली जो समातें होती हैं और उसी हिसाब से ही ये फिर फैसला सुना दिया जाता है, और आगे फिर इनको जो एक अपील का हक है वो हाई कोर्ट्स में भी और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में भी वो मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये इंसाफ का कत्ल होता है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो मेरा ख्याल है कि उसकी सजा बनती है। और ये जो कहा जाता है कि दीवारों को तोड़ा गया और दीवारों की सजा दे रहे हैं, ये दीवारें नहीं होती। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी और पाकिस्तान की जो खासतौर के ऊपर दिफा के हवाले से अगर कोई इस तरह आज इनको छोड़ दिया जाता है तो कल को कोई और दहशतगर्द आके उसके ऊपर हमलावर हों और उस पर कब्जा कर दें, तो ये एक मैं नहीं समझता कि जो रियासतों में इस तरह के जो मामलात होते हैं उसको इस तरह छोड़ा जा सकता है। इवन अगर अमेरिका का देखें, वो जो 20 जनवरी को ट्रंप के मामले में वो किया गया था, उन्होंने जो कांग्रेस के ऊपर हमला किया था, उसकी सजा हुई, गो कि अब ट्रंप आके उसको वो माफ कर सकता है, लेकिन वहां की जो रियासत है उसने स्विफ्टली उसके ऊपर अमल दरामद किया। इस तरह यूके के हवाले से देखें, वहां पे भी कानून जहां पे भी कोई अगर वायलेट करेगा तो उसकी सजा जरूर मिलती है। बहरहाल इस पे मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं, कल एक बड़ी अहम मीटिंग हुई मौलाना फजलुर रहमान और वजीर आजम शहबाज शरीफ की, और मामला जो चल रहा था जो मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उसके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने डेडलाइन दी थी कि वो इतवार तक अगर बिल मंजूर नहीं होता तो फिर उसके बाद वो ऐवान से मैदान में आ जाएंगे और फिर उसके बाद वो उनको कोई नहीं रोक सकता। इस हवाले से मैंने पहले भी अपने वीलॉग्स में बताया था कि ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत कायल कर लेगी, और जो भी मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और खदशात हैं, खासतौर पे ये मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। इस हवाले से कल मैंने अपने मुख्तलिफ ज़राए से पूछा कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान और इसके जो वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात हुई है उसमें क्या तय पाया है, और ये जो दूसरा इस हवाले से कि क्या अब ये मौलाना फजलुर रहमान अपना जो एहतजाज की कॉल है वो वापस ले लेंगे। इस हवाले से जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि दोनों ने आपस में जो शिकवे शिकायत और एक दूसरे से वो भी किया, लेकिन उसके बाद जो वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को ब्रीफ किया ओवरऑल जो बिल के हवाले से, और फिर उसका कॉन्टेक्स्ट भी खासतौर के ऊपर जो FATF और इस हवाले से जो कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा था, तो उसके बाद अब दोनों रहनुमाओं ने इस हवाले से ना सिर्फ ये कि रजामंदी जाहिर की है और मौलाना फजलुर रहमान को जो हुकूमत ने ऑफर की है वो उसके ऊपर राजी हो गए, और अब तय ये हुआ है कि ये जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल है, जो मौलाना फजलुर रहमान पहले जिसके ऊपर बजिद थे कि वो बिल बन चुका है और उसको अब गजट कर देना चाहिए, तो उसके ऊपर ही वो जो बिल है वो एज इट इज रहेगा। उसमें मजीद कुछ तरमीम की जाएंगी, और जो मेन तरमीम जो मेरी इतलात हैं कि इन दोनों के दरमियान तय हुआ है वो ये है कि एक मजीद ऐड की जाएगी तरमीम, और वो ये है कि जो मदारिस रजिस्ट्रेशन के 2 अब तरीकाकार होंगे या 2 निज़ाम होंगे।
वो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर है और जो उसके अंडर रहना चाहते हैं वो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मदारिस को उधर ही रजिस्टर कराते रहेंगे। और वो मदारिस जो कि मौलाना फजलुर रहमान के जो एक प्रपोज बिल है, जो सोसाइटीज जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत कराना चाहते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान वाले ही जो कानून है उसके तहत वो कराएंगे। तो ये जो तरमीम है ये अब जो विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज ये एक इंट्रोड्यूस करा दी जाएगी जो पार्लियामेंट में, और इसके हवाले से कोई जॉइंट सेशन बुलाने की भी जरूरत नहीं है। ये तय हुआ है। फिर ये भी है कि अगर ये उसको बतौर एक बिल के नहीं किया जाता तो ऑर्डिनेंस के जरिए भी वजीर आजम इसको ला सकते हैं। तो इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के तमाम जो शिकायत थी और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए हैं, जो मेरी इतलात हैं। फिर ये भी एक सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान को कोई शायद ये ऑफर की गई है कि आखिरी 1.5 साल जो होगा वो मौलाना फजलुर रहमान वजीर आजम बनेंगे। इस हवाले से मैंने आज जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात के हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि ये बड़ी मुज़हिका खेज किस्म की ये खबरें सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर उड़ाई जाती हैं, उन्होंने भी देखी है और मौलाना फजलुर रहमान ने भी। तो ये इसकी कोई मंतक और जो लॉजिक है वो ही नहीं बनती, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की टोटल कोई 12-13 सीट्स हैं, जबकि इससे तो बड़ी MQM की जमात है और फिर बाकी जो जमातें हैं। तो ये किसी तौर के ऊपर भी मुमकिन नहीं है और ये ना ही कोई इस तरह की कोई बातचीत हो भी सकती है। और ये हम खुद भी रियलाइज करते हैं कि ये जो हमारी अपनी एक कैपेसिटी है जो पार्लियामान में, उससे कहीं बढ़ के ये एक डिमांड है जो कि पूरी नहीं हो सकती। बहरहाल मैंने उनसे ये भी पूछा कि जो इमरान खान की तरफ से एक वो ऑफर की गई है कि वो मौलाना फजलुर रहमान से मिलना चाहते हैं अडियाला जेल में, तो उसके हवाले से पार्टी ने क्या तय किया। तो उस पर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान तो किसी सूरत ही मिलने नहीं जा सकते इमरान खान को। ताहम मैंने कल वो कहते हैं मीडिया के ऊपर ये बात की है कि अगर PTI की तरफ से कोई संजीदा ऑफर आती है तो फिर JUFA की जो 2nd टियर या 3rd टियर की जो लीडरशिप है वो उनसे मिलने जा सकती है इमरान खान से, लेकिन उसके लिए भी संजीदा कोई ऑफर अगर आई तो। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या ये जो आप ये कह रहे हैं ये मौलाना फजलुर रहमान की इजाजत से ही ये जो स्टेटमेंट है कि इमरान खान से मिलने में कोई हर्ज नहीं है, उनकी जो दूसरे या तीसरे दर्जे की जो क़यादत है उस पर। तो वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस स्टेटमेंट से कोई मुझे रोका नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि वो उनको भी कोई एतराज़ नहीं है अगर कोई इस तरह की मुलाकात के हवाले से कोई बनता है कोई किसी हवाले से। तो ये वो कहते हैं कि अभी तक फिलहाल कोई PTI के हवाले से कोई मुलाकात करने इमरान खान के हवाले से कोई संजीदगी से कोई हमें ऑफर नहीं की गई। बहरहाल इस हवाले से मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं जजेस सुप्रीम कोर्ट के। हमने देखा 26वीं यानी तरमीम के बाद बिल्कुल खामोश हो गए थे, खासतौर के ऊपर वो जजेस जो कि हमेशा से ही रिमार्क्स देते हैं और सियासी बयानात देते हैं। उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं या जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, ये ज्यादातर जो सबसे ज्यादा एक्टिव और बोलते हैं और जो रिमार्क्स देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो खतूत के जरिए अपने जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से न सिर्फ ये कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बल्कि ये भी मुतालबात किए कि वो 26वीं आईनी तरमीम को ज़रूर रिव्यू होना चाहिए और चीफ जस्टिस से मुतालबा भी किया कि उसका फुल कोर्ट इसको वो देखे, जो कि रिजेक्ट कर दी गई है उनकी तरफ से ये जो मुतालबा था। लेकिन अब दोबारा से हमने देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो एक बार फिर से रिमार्क्स देना शुरू हो गए हैं और वही सियासी बयानात और उसी तरह की ही जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से वो दिया गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट कल जस्टिस अतर मिनल्ला ने कुछ रिमार्क्स दिए, मैं समझता हूँ कि एक बार फिर बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक मुकदमा है किसी कत्ल के मुलजिम के हवाले से, उस कत्ल के मुकदमे के हवाले से सिर्फ 2-4 जुमले बोले और उसके बाद पूरी जो तकरीर है वो एक सियासी तकरीर ज्यादा नजर आती है। उस पर एक सुप्रीम कोर्ट में कत्ल का मुलजिम था इसहाक, उसने दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी की वो की हुई थी। उस मुकदमे की समाअत में ये कहते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला उन्होंने ये सियासी और जो इस तरह के बयान फिर देना शुरू कर दिया और कहा कि 2017 से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। सवाल ये है कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, ये मुकदमा हुकूमत ने इसका फैसला नहीं करना बल्कि जजेस ने इसका फैसला करना था। ये जजेस को किसने रोका कि वो जो पिछले कई सालों से हज़ारों के हिसाब से मुकदमा ज़ेर इल्तवा है और जजेस सियासी बयानात और सियासी मुकदमा सुनने में ही अपना ज़्यादा टाइम गुजारते हैं और फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हुकूमत जो है वो सियासत, उनका तो काम ही सियासत करना है। जो सियासी जमातें होती हैं या जो हुकूमत में हों, ये जजेस का क्या काम है? वो आम लोगों को जो साइलिन हैं उनको इंसाफ दें, बजाय इसके कि ये इस तरह के बयानात
वो करें। फिर कहते हैं कि सारे इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। रियासत की यही इदारे, उस टाइम हमने भी देखा कि जो ये अदलिया थी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके हुकूमतें गिराने में भी, और जो वज़राए आज़म है उनको घर भेजने के हवाले से भी ये अदलिया जो है उन इदारों के साथ पेश थी। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो जजेस की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स दिए जाते हैं, कभी अपना भी गिरबान झांक के ये नहीं देखते। फिर कहते हैं कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों वज़ीर आज़म के मुकदमात का क्या बना कोई पता नहीं है। जस्टिस फिर जमाल मंदोखैल कहते हैं कि बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश ही नहीं है, ये जस्टिस जमाल मंदोखैल कहते हैं। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जस्टिस जमाल मंदोखैल, जब तक इसमें कोई शक नहीं कि जो पंजाब पुलिस की ब्रुटैलिटीज और जो पंजाब पुलिस की तरफ से ये जो वो किया जाता है मुखालफिन को दबाने के लिए, ये इसमें पंजाब पुलिस का कोई सानी नहीं है। फिर ये कहते हैं जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। जस्टिस अतर मिनल्ला, लोगों को इदारों पर यकीन नहीं रहा। जस्टिस मंदोखैल, ये लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे, ये इदारा भी इतना ही सच जितना बोलता है जितना हमारा मुआशरा सच बोलता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का काम है, जिस मुकदमा है रिलेटेड है उसको इंसाफ दें। आपके पास मुकदमात हैं और आप ही के पास पेंडिंग है, अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो क्या हुकूमत तो नहीं कर सकती। बहरहाल ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो जजेस अगर ये इस तरह के सियासी बयानात और सियासी रिमार्क्स में, पहले भी हमने देखा कि साल हर साल से सियासी मुकदमात ही सुनते आए हैं, वज़राए आज़म को घर भेजते हैं, सब कुछ करते हैं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो हमारी अदलिया है उसको अपने अंदर सफाई करने की ज़रूरत है। बहरहाल इस पर मज़ीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं जर्मनी में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की। कल जर्मनी के एक क्रिसमस के लिए लगाई गई मार्केट में लोग वहां पे खरीदारी के लिए मसरूफ थे और हजूम और खिंचाखिंच भरी हुई थी। उस दौरान एक गाड़ी आई, तेज रफ्तार गाड़ी आई और उसने लोगों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 2 लोग हलाक और दर्जनों के हिसाब से जख्मी हुए। जब ये गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ा गया तो उनसे तफ्तीश हुई और पता चला कि वो एक सऊदी शहरी है। जब उनसे मजीद तफसीलात ये सामने इस जो गाड़ी के ड्राइवर की, तो वो एक सऊदी शहरी थे लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर एथिस्ट थे। 2006 में उन्होंने जर्मनी में जाके पनाह ली थी सियासी तौर के ऊपर। उनका नाम जो है, ये जो जर्मनी में जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई है, तालिब अल अब्दुल मोहसिन, और ये बुनियादी तौर पे इन्होंने 2006 में इस बुनियाद के ऊपर वो किया गया कि उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है क्योंकि वो एथिस्ट हैं और सऊदी जो गवर्नमेंट है वो उनको मारना चाहती है, कत्ल करना चाहती है। इस बुनियाद पे जर्मनी ने उनको पनाह तो दी। सऊदी अरब ने इस हवाले से सऊदी गवर्नमेंट ने जो है वो जर्मन गवर्नमेंट को अप्रोच भी किया और उनको एक्सट्राडाइट करने का मुतालबा भी किया, लेकिन जर्मनी ने ये रिफ्यूज कर दिया। ये जो तालिब अल मोहसिन है, तालिब अल अब्दुल मोहसिन, इनके ऊपर इल्जामात हैं टेररिज्म से रिलेटेड भी, और उसके साथ साथ जो खवातीन हैं, जो सऊदी अरब की जो गल्फ कंट्रीज की जो लड़कियां हैं उनको स्मगल करने के हवाले से कि यूरोप में ये स्मगलिंग करते हैं। और ये इन्होंने बाकायदा एंटी इस्लामिक बहुत ज़्यादा बयानात दिए हुए हैं और इस हवाले से वहाँ पे मशहूर और जाने माने थे। ये उनकी तरफ से ये एक नया एक जो कारनामा सामने आया है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उम्मीद है कि उनको जो है वो सख्त सजा दी जाएगी, और क्योंकि इंसानियत का कत्ल कोई भी हो, इस हवाले से एक भी कत्ल हो तो वो जुर्म ही है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।